इकलौते ऐसे शख्सियत है जिन्होंने करीम लाला से लेकर के लेटेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन तक सबसे रूबरू बातचीत की है, सबसे मिले हैं। जब तक करीम लाला जिंदा रहे साल में 3 बार मुझे उनका फोन आता था। उस एरिया में मैं इसी तरह कहती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो वर्दा भाई आ जाएगा। ये दहशत थी। हिंदुस्तान का सबसे पहला स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, आज मैं बता रहा हूँ। मुंबई में सबसे पहला अंडरवर्ल्ड का गैंग ना तो किसी इंडियन का बनता है, ना महाराष्ट्र का बनता है, ना किसी मुंबई वाले का बनता है। वो पाकिस्तान के पेशावर इलाके से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आया हुआ है, पठान बनाता है। कमाल की बात। करीम लाला ने कभी रोटी का काम नहीं किया, किसी से हफ्ता नहीं लिया, किसी का मर्डर नहीं करवाया, किसी की सुपारी नहीं ली, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया। और फिर भी डॉन, जो काम कभी पठानों ने 1940 से बॉम्बे में नहीं किया था, वो 1975-76 से शामिल खान ने करना शुरू कर दिया। दाऊद इब्राहिम मिथ है। दाऊद इब्राहिम कैसी शख्सियत है सर? आपकी जब दाऊद से पहली मुलाकात, फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, वो कैसी थी, कैसे हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान शिल्पी वर्मा और आप लोग बिल्कुल मत चौंकिए, आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। ये चैनल दी बलजीत परमार फॉर यू ही है। बस ये था कि बलजीत सर से मुझे काफी सारे सवाल पूछने थे। सर अक्सर आपको अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो मैंने आज सर से रिक्वेस्ट की, सर मैं आपके चैनल पे आके आपसे कुछ सवाल और जवाब करना चाहता हूँ, कुछ कहानियां सुनना चाहता हूँ। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आपके दर्शकों से मिलने का। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सब दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये लड़का बड़ी हिम्मत करके मुंबई से चंडीगढ़ आया है, तो मैंने सोचा मैं इसका फायदा उठा लूँ। एहसान मैं इनका ले रहा हूँ, ये मुझे मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर एहसान, ये मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैं एहसान ले रहा हूँ। तो ये इनका बड़ापन है जो इतनी दूर से आके मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, और आपके सामने इनको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। इनके प्रोग्राम आप पहले देखते रहे हो कि इनकी चैनल पे, और आगे भी देखते रहिए। इनके नाम से इनकी चैनल चलती है। मुझे तो साथ में फॉर यू रखना पड़ा, आपकी जरूरत थी। तो इनको बहुत बहुत मुबारक और शुभेच्छाएं कि इनकी चैनल भी उसी तरह चले जैसे बाकी लोगों की जो मेहनत करते हैं उनकी चलती है। आपका धन्यवाद एक बार फिर। नहीं सर, बिल्कुल सर। कहानियां मैंने आपकी बहुत सारी सुनी है। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि अंडरवर्ल्ड की अगर बात करें तो आप इकलौते ऐसे, मतलब मैं देखता हूँ कई लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, अंडरवर्ल्ड के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, बट मेरी नॉलेज के हिसाब से आप इकलौते ऐसे शख्सियत है जिन्होंने करीम लाला से लेकर के लेटेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन तक सबसे रूबरू बातचीत की है, सबसे मिले हैं। लाइक दाऊद इब्राहिम आज की तारीख में कई लोग कहते हैं इट्स अ मिथ, बट आप उनसे मिले हैं, आपने समय बिताया उनके साथ। तो थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, और आप बताइए कैसे ये अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई और क्या है ये अंडरवर्ल्ड? देखिए, मेरी जिंदगी में जो अंडरवर्ल्ड के किसी फिगर से सबसे पहली मुलाकात हुई थी तो वरदाराजन मुंडलियार से हुई थी। हालांकि लोग मुझे पठान गैंग का और दाऊद गैंग का एक्सपर्ट मानते हैं, पर मेरी पहली मुलाकात वरदाराजन मुन्ना स्वामी मुंडलियार, जिसको वर्दा भाई के नाम से जानते थे, मटुंगा, दादर, धारावी, सायन, चुनाभट्टी, चैबूर, वडाला, इस एरिया के डॉन थे और बहुत पावरफुल डॉन, वेरी डेंजरस। वो पहला डॉन था शायद जिसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको पहले बता देता हूँ 1-1.5 मिनट में। एक कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे, मिस्टर मूपनाथ जी के मूपनाथ। वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के इंदिरा गांधी के टाइम पे। ऑल पावरफुल मैन, मतलब मूपनाथ के बिना कांग्रेस का पत्ता नहीं हिलता था। वो तमिलनाडु के थे। वरदाराजन मुंडलियार भी तमिलनाडु के थे। तो इनकी एक भाषा, एक राज्य के होने की वजह से कोई रिलेशन होंगे।
और धारावी जिसमें आज बहुत बड़ी रीडेवलपमेंट चल रही है, तारे की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, महंगा प्रोजेक्ट बेकार है। इसका पहली बार शक्ल सूरत बदलने की किसी ने उपराला किया तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन वर्दा भाई ने किया। उसने मूपनार को, जीके मूपनार को बुलाया धारावी में और उसको हालत दिखाई लोगों की और कहा इनके हालात सुधारो। तो तभी इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी काफी एक्टिव हो रहा था पॉलिटिक्स में, इंदिरा गांधी के सामने फिर भी हो रहा था। तो मूपनार ने एक मीटिंग रखी कांग्रेस की और उसमें राजीव गांधी को बुला लिया इंदिरा गांधी को होते होते। और ये बहुत बड़ी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा आ रहा है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, वो तो इंडियन एयरलाइंस का पायलट है, किसी को पता नहीं था कि राजीव गांधी बाद में प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और वर्दा भाई अंडरवर्ल्ड डॉन ने उसको मुंबई में धारावी में बुला लिया, जो एशिया का सबसे बड़ा सलाम। और वहां पे मूपनार ने डिमांड रखी कि राजीव भाई आप हमारे एरिया के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवा दीजिए। ये 78 की बात, इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी जीत के दोबारा आ जाती है तभी की बात। और उसने बोल दिया कि मैं माता जी से बात करके, दूसरों से बात करके कोशिश करें। और धारावी के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, 100 करोड़ रुपया हमारी कॉलोनी को मिलेगा जो प्रॉपर्टी, और भला हो जाएगा। ये दिस-वाज द क्लाउड जो इसका था। एमजीआर मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, धर्मरस्ती से आए थे। उनका बर्थडे था, कोई जिस साल में पैदा हुए थे मैं भूल गया, एमजीआर कौन से साल में, 1900 समथिंग। तो मुंबई में एक एमजीआर सीरीज आई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने की। उस जमाने में एमएच वगैरह जहाँ पीवीएस किस्मों का सिस्टम नहीं था, सीरीज निकलती थी, बीएमओ सीएमओ ऐसा करके। तो एक मुंबई की सीरीज निकली एमजीआर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन। तो वर्दा भाई ने वो गाड़ी बुक की जिसके ऊपर एमजीआर और उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो साल था 1900 समथिंग, वो नंबर की गाड़ी खरीदी, रजिस्ट्रेशन खरीदी। और एक नई एम्बेसडर कार खरीद के एमजीआर आगे उनका डेट ऑफ ईयर वो लगा के उनको गिफ्ट की। ये उसका क्लाउड था वर्दा भाई का। अब आप अंदाजा लगा लो, एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो कि इलिटरेट आदमी, नॉर्मल दिखने जैसा आदमी, अकेला अपनी गाड़ी में जाता था, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, फील्ड गाड़ी, और साथ में बैठता था। मैंने आज तक वर्दा भाई के साथ कभी बॉडीगार्ड नहीं देखा। तो मैंने उनकी एक इंटरव्यू की, मैंने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया, काफी खिलाफ लिखा। उस जमाने में जब वर्दा भाई से लोग डर के, मतलब आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, सो जा बेटे नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, या माधो सिंह आ जाएगा, या मलखन सिंह आ जाएगा, ऐसी बहुत ही कहावतें हैं। लेकिन उस एरिया में माँ इसी तरह कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो वर्दा भाई आ जाएगा। ये दहशत थी उसकी। मैंने उनके खिलाफ लिखा तो लोगों ने मुझे डराया, धमकाया, एक बार मुझे मारा भी, मैं बेहोश भी हो गया था। एक बार सरिये की रॉड वगैरह, हॉकी स्टिक लेके बहुत पीटा मेरे को। वो बजरी का ढेर था, वहां मैं गिर गया। तो वो चले गए। 1-1.5 घंटे के बाद आधी रात को होश आई तो मैं उठ के घर चला गया। ये बात वर्दा भाई तक पहुंची। उसने वो सब लोग तलब किए जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो तो तुम्हें किसने कहा था उस पत्रकार के ऊपर हमला करने के लिए? बोलते जी किसी ने नहीं कहा, वो आपके खिलाफ लिखता था, बुरा लगा इसलिए हमने उसके ऊपर हमला किया। वर्दा भाई ने उनकी इतनी पिटाई करवाई अपने बच्चों से, मतलब वो आदमी सारी उम्र से मेरे कभी सामने भी आते थे तो मुंह नीचा करके निकल जाते थे। वर्दा भाई बोला वो उसका काम है, पत्रकार का काम है अखबार में लिखना, हमारा काम है अपना काम करना। तो तुम उसके काम में दखल क्यों दिया, क्यों मारा उसको? ये बात मेरे तक पहुंची। वर्दा भाई ने अपने लोगों को मारा। उसके बाद मैं शेर हो गया, मेरा हौसला बढ़ गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, अब जो मर्जी देखो वर्दा भाई के खिलाफ आगे से कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैं फिर सरदार बन गया, मौत लिखा उसके खिलाफ। एक टेप मेरे हाथ में लग गई,
हिंदुस्तान का सबसे पहला स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, आज मैं बता रहा हूँ। मुझे मालूम चला कि वर्धा भाई की 2 पुलिस वालों के साथ आधी रात को एक गराज के ऑफिस में मीटिंग हो रही है। एक मटुंगा का सिविल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एक एंटोफिल का सिविल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, देशमुख मटुंगा एंटोफिल का और देशमुख मटुंगा, सैमसन और देशमुख दो थे। सैमसन ड्यू था, मुझे पता चला, मेरे सोर्स ने बताया। उस जमाने में एक छोटा सा गैजेट आया करता था जो मैंने लर्न किया था जब मैं ऑलरेडी इनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था कि किसी की आवाज रिकॉर्ड करनी है तो कैसे करनी है। वो सिगरेट के पैकेट में आ जाता था छोटा, उसके अंदर छोटी कॉर्ड लगी होती थी 1 मीटर के लेंथ की। वो रेडियो जो आपकी गाड़ी में रेडियो होता है, मेरे पास 3 काफी है, उसमें रेडियो पे उसका वो वॉट फिक्स करना पड़ता था ऐसा। तो आपके रेडियो में जो टेप रिकॉर्डर होता है, रेडियो का टेप रिकॉर्डर गाड़ी में, उसमें वो सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती थी। तो उसको कॉर्डलेस माइक कहा जाता था। वो मैंने माइक वहां पे वो लगा दिया वर्धा भाई के गराज में, जहाँ ठक 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 की आवाज आती है, गाड़ियां ठीक हो रही हैं, सब हो रहा है। तो एक वैसे गुलदस्ता था, तो अपने आदमी को बोल के मैंने उसके नजदीक लगवा दिया। वो लकली मेरा कामयाब हो गया, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, उसको मीटर पे 178 समथिंग पे वो कैच कर लेता था। वो रिकॉर्ड हो गया, रेडियो से कैच होता था और रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हो गया। पूरी 58 मिनट्स की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई मेरे पास। मैंने वो आदमी ने मैं नहीं गया वहां पे, वो मेरे आदमी ने सब काम किया। जो अंदर से वर्धा से दुखी था और मेरा फैन था, तो इसलिए फैन था कि मैं वर्धा के खिलाफ लिखता, उसने वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दिया। मैंने सुना उसको, बड़े हैरत अंगेज तथ्य थे उसमें। रबैरों को गालियां निकाली हुई थी, वहां के डीसीपी था वाईसी पवार, उसको वर्धा ने गालियां निकाली हुई थी। सैमसंग ने भी अपने पुलिस चीफ को और डीसीपी को गालियां मार बहन की निकाली हुई। देशमुख ने भी गालियां निकाली हुई, लेने देने का बात भी हुई, कुदारवी की थी उन्होंने, उसका भी जिक्र हुआ। तो मैंने वो पूरी टेप जो थी उसकी कहानी बना के 2 पार्ट में फ्री प्रेस जर्नल में छापी, जिसका हेडिंग था, तभी एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, दिल्ली के मालवी ने बनाई। तो हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी किस्सा कैसेट का, और उसके नीचे हेडलाइन के कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की 2 पुलिस वालों से मुलाकात हुई, और वो मैंने छाप दी। बहुत धमाका हुआ कि कैसे आदमी की रिकॉर्डिंग कैसे हुई। बाद में वर्धा भाई ने इसको छुपाने के लिए ये बयान दिया कि रिकॉर्डिंग तो मैंने ही की थी और मैंने अपने किसी आदमी के थ्रू इस रिपोर्टर के पास पहुंचाई थी, लेकिन वो बात किसी ने मानी नहीं। पुलिस इंक्वायरी भी हुई, मेरे भी बयान हुए, तो इतना कुछ मैंने वर्धा के खिलाफ लिखा। उसके बाद उसके लोगों ने मुझे फिर धमकाना शुरू किया ये टेप आने के बाद। तो पहला स्टिंग ऑपरेशन जंग में ये हुआ, ये 1986 की बात है। तो छप गया, हो गया। मुझे किसी का मैसेज आया कि तुम ये बात छोड़ दो, ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। बहुत टिड्डू उस्ताद था वर्धा का, खास आदमी, मसलमैन, पंजाबी था, धाम उसका सरनेम था, ना ढाल सरनेम, दर्शन कुमार ढाल और टिड्डू उस्ताद। मैंने कहा बात करो, आप रोज मुझे धमकाते हो, ये मुझे पसंद नहीं, आप मेरी वर्धा भाई से मुलाकात करवाओ। बोला ठीक है, बात करते हैं। उन वर्धा भाई को बोल दिया और रिपोर्टर आपसे मिलना चाहता है। मतलब बोला ठीक है, बुलाओ, कल 4 बजे बुला लो। एक महेंद्र सिंह बेग, उसका जो दारू का धंधा देखता था, तब उसके ऑफिस में टाइम फिक्स हो गया 4 बजे। क्या उन्हें मुलाकात होगी क्या? और अभी थोड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो ये वहां पे उस मीटिंग के बाद वर्धा भाई की मेरे से समझो एक तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि उसने मुझे कुछ राया धमकाया नहीं, मैंने उसको कुछ बुरा भला नहीं कहा। वो बहुत अजीब कहानी है, लंबी चौड़ी। उसके बाद मुझे जो एक डॉन का डर होता है एक रिपोर्टर के दिल में, वो निकल गया मेरा। मैंने कहा यार ये आदमी इतना बड़ा आदमी है जो किसी को मारने में गुरेज नहीं करता, और जिसको मारता उसकी लाश तक नहीं मिलती।
पुलिस वाले इससे डरते हैं। वो इतना खतरनाक आदमी था और पुलिस वालों को खरीदने में इतना माहिर था कि वहाँ एक इंस्पेक्टर की बेटी की शादी हुई मोटोगा में, वहाँ पे 300 घर थे पुलिस वालों के, अंदर क्वार्टर भी बने हुए हैं पुलिस स्टेशन। उसने 300 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट सब घर में दान दिए थे। ऑफिसर की बेटी की शादी, हर पुलिस वाले को टीवी दे दिया था, ऐसे खरीदता था पुलिस वालों को का। तो मेरा एक डर निकल गया, जो डॉन का आदमी के रिपोर्टर के दिलो दिमाग में डर होता है यार होगा डॉन, पर मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो मेरे साथ तो सामने बैठ के बातें हो गई 1 घंटा उससे, नाम बात हो गया मेरा बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में भी, पत्रकारों में भी। पुलिस वाले लड़ने लगे, सब इज्जत करने लगे, पर वो शोहरत कभी मेरे दिमाग में नहीं घुसी। मैंने अपनी हलीमी और काम करने का तरीका नहीं बदला, मैं वैसे का तैसा रहा। पता चला कि करीम लाला हैज बीन अरेस्टेड बाय नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। ये पहली मुलाकात मेरी करीम लाला। एक स्मगलर था पुराना बहुत बड़ा, यूसुफ पटेल, उसने हाजी हिंदुस्तान के साथ 76 में कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं, जयप्रकाश नारायण ने कसम दिलाई थी कि स्मगलिंग नहीं करूंगा और अपने आप को सुधार लूंगा। तो यूसुफ पटेल ने स्मगलिंग छोड़ के 80s में, उस दौर में एक घोड़ों का तबेला था जो बॉम्बे में विक्टोरिया चलती थी, बगियां चलती थी, उनके लिए घोड़ों का तबेला था। तबेले के मालिक को कहा कि जमीन मुझे दे दो, और जमीन बिल्कुल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने एक रोड है बीच में कॉर्नर में, वहां पे केडी मेडिकल स्टोर हुआ करता था, बहुत मशहूर था। वो तबेले वाला बोला मुझे जमीन नहीं बेचनी है। और ये आदमी स्मगलर था, बदमाश था, इसको बहुत अकड़ भी बहुत थी, पैसा भी बहुत था। इसने रात को उस तबेले में आग लगवा दी। बेचारे वो बेजान जानवर घोड़े मर गए, बहुत सारे, कुछ बच गए, कुछ जख्मी हुए। और उसने पुलिस को ये इशारे से खबर दे दी कि ये आग करीम लाला ने लगवाई है। मैंने करीम लाला को हायर किया था तबेला खाली करने के लिए, तो उसने आग लगवाई होगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने पकड़ के बिठा लिया, करीम लाला को अरेस्ट किया। करीम लाला बट इतना इजी था सर करीम लाला को अरेस्ट करना? करीम लाला को अरेस्ट करना इतना इजी था? अरेस्ट नहीं किया, उसको बुलाया अच्छा स्टेटमेंट के लिए। हाँ। करीम लाला कभी दिल में 2 बार अरेस्ट हुआ था। अच्छा, वो मैं बताऊँ। तो ये करीम लाला पठान गैंग का लीडर, उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। सीनियर इंस्पेक्टर के टेबल पे एक लकड़ी का बेंच था लंबा था, उसके ऊपर करीम लाला को बैठाया हुआ, और मैं जो मालूम पड़ा करीम लाला को बुलाया, मैं चला गया। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो कांस्टेबल गया, सीनियर बोला नहीं कोई भी और रिपोर्टर जाने दो। मैंने वो 1 रुपया डाल के फोन कमाया, वो लोकल फोन, और बैरो साहब से बात की। ये थोड़ा पहले की बात है, 86 के, वरदाराजन की मुलाकात के पहले की बात है ये। लेकिन मेरी दोस्ती कोई नहीं थी करीम लाला से, वो बाद में हुई। तो 85 की बात होगी तभी, वो कैंसर वाला किस्सा भी शायद 85 का ही होगा, उन्हीं दिनों की बात है। तो मैंने रवैरत साहब को फोन लगाया कि मैं ऐसे ऐसे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन आया हूँ और मुझे सीनियर इंस्पेक्टर मिलने से रखा। रवैरत मेरी बहुत यूनिक थी। तो उन्हें बोला ठीक है सर, विदिन 2 मिनट्स यू विल कॉल यू। उसने अपने तरीके से सीनियर को फोन किया, पुलिस कमिश्नर का फोन आया तो सीनियर बोला बुलाओ। मुझे पीछे बैठने को बोल दिया, जो पीछे कुर्सियां लगी। अब मेरी तरफ करीम लाला की पीठ है, मुझे नहीं मालूम कौन आदमी बैठा है ये, मैंने शक्ल देखी नहीं थी, करीम लाला को देखा नहीं था। इतना पता था करीम लाला को बुलाया हुआ। मैं देखा वो आने की फील कर रहा था, लकड़ी पे बेंच पे बैठ के, जैसे किसी आदमी को कमर की तकलीफ हो, जब बैठने की तकलीफ हो तो वो पासा ले रहा था, ऐसे ऐसे शिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। मेरे इतरार ही गया, मैंने मैंने कहा साहब एक काम करो, ये बुजुर्ग आदमी है, इनको कोई या तो कुर्सी दे दो कोई, और बता नीचे रख दो, इनको बैठने में तकलीफ होगी। करीम लाला पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखते हैं, ये आदमी कहाँ, तुम्हें पता ही नहीं था मैं अंदर बैठा हूँ पीछे। देखा और मेरे को ऐसा थोड़ा सा थैंक्स किया, हाथ उठा, और उनकी बातें चलती। थोड़ी देर करीम लाला को जाने दिया,
मैंने सीनियर से पूछा तो पूरी कहानी बताई, मैंने अखबार में था। मैं इतनी सी मेरी मुलाकात करीम लाला से हुई। करीम लाला अपने घर गया, वहां जाकर उनका माधव भाई उनका खास आदमी था। करीम लाला का जो सब बिजनेस देखता था, टक्कर था, गुजराती था। उनसे मालूम एक को रिपोर्टर ढूंढो, सीनियर से मालूम करो बंदा कौन था, वो खुदा का बंदा था, हम उसको मिलना चाहते हैं। अब माधव भाई मुझे ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं कौन आदमी था। सीनियर ने बताया, रिपोर्टर आया तो मुझे पता नहीं कौन से अखबार का था। रवैलो साहब का फोन आया तो मैंने इसलिए बुला लिया। अब देखिए, माधव भाई ने रवैलो साहब से कांटेक्ट किया किसी तरह कि सर आपने एक रिपोर्टर भेजा था नागपुरा पुलिस स्टेशन में फोन करके, वो आदमी कौन था? खैर उसने अपने सोच से, माधव भाई करीम लाला का सारा काम धंधे का था, पुलिस वालों से वही रखता था, इसने मिडल मैन वो था। तो माधव भाई का एक दिन मुझे फोन आता है फ्री प्रेस में, मुझे प्रभात से बात करने में आना, करीम लाला साहब आपसे मिलना था, कहाँ मिलोगे? जहाँ कहोगे वो आ जाएंगे, जहाँ आप उनके घर आप चला जो आपके मर्जी। बड़े बाबा, करीम लाला को बड़े बाबा बोलते थे, जो बड़े बाबा आपसे मुलाकात करते। और रिपोर्टरों के क्या चाहिए? सबसे बड़ा डॉन उस समय का करीम लाला। मैंने अगले दिन का टाइम फिक्स कर लिया कि मैं डोगरी उनके दफ्तर पे आता हूँ। उसके बाद मैं पूरा दिन पूरी रात सोचता रहा कि बलजीत परमार को बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ होगा, जो हर स्टोरी हर कहानी तुम्हें प्लेटर में मिल जाती है, बिना बहादुर किए कुछ करे। बारदारन से मुलाकात, अब करीम लाला से मुलाकात। करीम लाला तो बारदारन से बहुत बड़ा नाम था, करेक्ट, वे कंटेम्परेरी थे, लेकिन ओरिजिनल गैंग करीम लाला। अब देखिए, मुंबई शहर, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, ये एंटिटीज। मुंबई में सबसे पहला अंडरवर्ल्ड का गैंग ना तो किसी इंडियन का बनता है, ना महाराष्ट्रियन का बनता है, ना किसी मुंबई वाले का बनता है। वो पाकिस्तान के पेशावर इलाके से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आया हुआ है, पठान बनाता है। कमाल की बात, जहां उसका कोई होल्ड नहीं, कोई आदमी नहीं, उसका एरिया नहीं, कुछ नहीं। और मुंबई का और हिंदुस्तान का उस जमाने का सबसे बड़ा गैंगस्टर डॉन एक बाहर से आदमी आके बनता। ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी, मेरे दिमाग में आई। मैंने सोचा कि मैं कल जब बात करूंगा करीम लाला तो पूछूंगा कि ऐसी क्या बात थी, आपने कैसे, आपके जैसे पहले अफगान और पठान आते थे, हिंदुस्तान पे हमले करते थे, काबू करते थे, उसी के सवाल काम मैंने सोचा करीम लाला ने कर दिया, आके हिंदुस्तान काबू कर लिया पठान ने। ये बातें कोई टाइम में स्टोरियन सोचते नहीं है, इन बातों में ध्यान नहीं देते। करेक्ट, हमारा फोकस कत्लो गारत पे रहता है, किसने कितने आदमी मारे, किसको मारे, वो आदमी के बारे में बात नहीं करते। तो ये सब बातें सोच सोच के नेक्स्ट डे मैं डोगरी चला गया। और डोगरी में मैंने पहले दिन पूछा नहीं था कि करीम लाला का ऑफिस कहाँ पे, कुछ एड्रेस। मैंने किसी को पूछा कि वो करीम लाला के ऑफिस जाना है, वाली बोला डोगरी रिमांड होम पे चले जाओ, वहाँ किसी को पूछ लेना, बता दे। वहाँ पे बच्चों की जेल है, उसको रिमांड होम कहते हैं। यहाँ 18 साल के नीचे बच्चे क्राइम पकड़ों को रखा जाता है। बहुत ऊंची दीवारें जेल की तरह बनी हुई है। उसकी एक सड़क जो रोड है, एक साइड की, वो छोटी रोड है, उसके साथ करीम लाला का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर, और जेल की दीवार के साथ एक जेल की लाइट लगी होती थी, बहुत बड़ी। एक लाइट अंदर होती थी जेल के अंदर, एक बाहर, ताकि अंदर को कूद के नहीं आए। तो एक वो बड़ी लाइट के नीचे करीम लाला बैठा करते, चारपाइयां लगा के, कोई कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, कुछ। ऑफिस तो बहुत छोटा था, ज्यादा बंदे बैठ नहीं सकते, दरबार बाहर लगता। जब मैं गया तो मुझे ऑफिस में बुलाया। पहले छोटा ऑफिस था, उसके पीछे दूसरा ऑफिस, बड़ा टेबल। और जैसे ही अंदर गए, सबसे पहले दीवार पे इंदिरा गांधी और करीम लाला की फोटो बहुत बड़ी लगी हुई। मैंने कहा कमाल है, करीम लाला इंदिरा गांधी को भी जानता है। उसके साथ दूसरी फोटो करीम लाला, इंदिरा गांधी और डॉक्टर
हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय फिल्मों में काम भी करते थे, बुजुर्ग और डॉक्टर भी, उनकी फोटो, इस दिलीप कुमार के साथ फोटो, अमिताभ बच्चन के, पूरी दीवार पीछे की वीआईपी के साथ करीमलाला की फोटोग्राफ, और साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ फोटो, जो पठानों के बहुत बड़े लीडर, उनके साथ फोटोग्राफ। मैं वो जो सोच के गया था सब भूल गया। मैंने कहा बाबा एक काम कीजिए, आपकी इतनी तस्वीरें लगी हैं, इनकी कोई एल्बम है आपके पास? अभी ये पूछा है, उन्होंने ड्रा खोला, इतनी बड़ी एल्बम, इतनी मोटी, वो टेबल पे रख दी, देखो आप बेटा, बच्चा देखो। मैं ढूंढना ये चाहता था कि इसमें कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर मिले, कोई क्रिमिनल किस्म लोग, करीमलाला की किसी और के साथ फोटो, किसी एक ऐसी कोई जिसको मुद्दा बनाया जा सके। देखा तो सब बड़े बड़े लोगों के साथ, ऑर्डिनरी बंदे के साथ फोटो ही नहीं है उसकी। कुछ तस्वीरें मैंने पूछा, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये वो ऐसा करके तब रिश्तेदार। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा एक बात बताइए, आप मुंबई क्या करने आए थे? बोले कुछ नहीं, मेरा बड़ा भाई आया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर से, तो पख्तूनवा थे, वो पश्तो बोलते थे जहाँ, तो पख्तून थे। वो 2-3 साल उसका कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया, घर नहीं आया, तो मेरे माता पिता परेशान, मुझे भेज दिया कि बड़े भाई को ढूंढ के लाओ। मैं आ गया मुंबई, अपने भाई को, 1940 की बात है, 1940, भाई को ढूंढने आ गया। किसी ने बताया वो डॉक्स में काम करता है, गोदी में, मैं डॉक्स चला गया, वहां नहीं मिला। किसी ने बोला वहां काम करता है, महात्मा फुले मार्केट में, क्राफोर्ड मार्केट में, वहां ढूंढता रहा कई दिन, वहां क्या ढूंढते ढूंढते मुझे 8-9 महीने लग गए, भाई नहीं मिला। वो आज तक नहीं मिला, वो भाई कहाँ गया किसी को पता ही नहीं। तो अब मुझे कुछ जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मैंने अपना खाना भी खाना, कमाना, तो मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। और डॉक्टर में बोलता है, मैंने देखा कि पहली तारीख को जब वर्करों को पगार मिलती थी तो उनसे पठान मोटरसाइकिल लेके आते थे अपना ब्याज लेने। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट में पैसा लिया होता था पठानों से, उस जमाने में बहुत मशहूर था ये। और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि एक पठान जो है वो ब्याज ले रहा है। हमारे धर्म में पैसा दे के ब्याज लेना ये गुनाह। तो मैंने पठानों को जब पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो भाई, ये गरीबों से ब्याज क्यों ले रहे हो, इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, मदद किया, गरीब का कर दिया, वापस पैसा ले लो, ठीक है, ब्याज क्यों ले रहे हो? वो मेरे से बदतमीजी किया, मैंने उनको मारा, 2-3 लोगों को, उनका दांत माँ तोड़ दिया, हाथ पाँव तोड़ दिया। करीमलाला ऐसे बात करता। हमारा तो लोगों ने जिंदाबाद पठान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जरा मेरे को हीरो बना दिया, बोलते हैं वहां डॉक्टर। उसके बाद मैंने डॉक्टर बोलते ब्याज का धंधा बंद करवा दिया। लोग मेरे से बहुत खुश के जो नया किसी को भाई बनाओ डॉक्स का। उन्हीं दिनों में हाजी मस्तान भी डॉक्स में काम करता था, उसी टाइम पे, ये थोड़ी सी उम्र का फर्क था। वो हाजी मस्तान जो था वो कुली नहीं था, वो कोली था, कोला डालने वाला। कोली को कुली बना दिया लोगों ने, कोल, COL, कोल। उस जमाने में क्रेन हुआ कि हाजी मस्तान ने मुझे बात, अपना करीमलाला ने बात बताई मुझे, ये तो क्रेनें थी जो जहाज में से हैवी मटेरियल समुद्री जहाज से निकाल के क्रेन बाहर रखती थी। वो क्रेन डीजल से नहीं चलती थी, वो कोयले से चलती थी, स्टीम से चलती थी। पुराने जमाने में फिक्स क्रेन होती थी, जहाज के साथ जगह पे प्लेटफॉर्म बना के क्रेन बनाई जाती थी, उसमें कोयला डाल दो, कोयले के इंजन चलते थे गाड़ी के, एक जमाने में उसी तरह। तो कोयला डालना पड़ता था, उससे क्रेन चलती थी और जहाज खाली किया जाता। तो हाजी मस्तान वो कोयला वो लेके उस क्रेन में डाला करता था। और करीमलाला ने और बड़ी बात बताई, बढ़िया, कि हाजी मस्तान की आंखें बड़ी बड़ी और हमेशा खुली को रहती है, और आंख ढकता नहीं है हाजी मस्तान कभी। आपने देखा नहीं, मैंने तो बहुत बार देखा, वो आंख बहुत कम ढकता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुली रहती थी हमेशा। करीमलाला बोले बेटा जब आप कोयले का काम करते हो, कोयला
उस भट्टी में फेंकते हो तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारी अगर आपकी आंख में पड़ जाए, और हमेशा पड़ती है, अगर आपने आंख बंद कर ली तो आपकी आंख जल जाएगी। तो आंख खुली रखनी पड़ती है। जैसे चिंगारी पड़ी उसको उंगली से या कपड़े से साथ ही निकाल देते हैं। अगर पुतली आपने आंख के ऊपर कर ली तो पुतली भी जल जाएगी और आंख भी आपकी जल। तो ये कोली जो कोयला डालने वाले थे उनको पहले सिखाया जाता है कि कभी चिंगारी आंख में पड़े तो आंख बंद नहीं करना। तो भाई ये कोली था, इसलिए इसकी आंखें खुली रहती हैं, और अल्लाह ताला ने इसको इसलिए बड़ा आदमी बनाया कि इसकी आंखें खुली रहती। ये डायलॉग करीम लाला ने हाजी मस्तान के लिए मुझे बताया। एक उन्होंने मुझे, जब मैं एल्बम देख रहा था तो एक पन्ने पे एक वो जो पार एवियन का एक खत होता था पुराने जमाने में, लिफाफा ग्रीन कलर, वो लाइट ब्लू कलर का, जो बाहर से हिंदुस्तान में चिट्ठियां आती थी उनको पैरावियन लिखा होता। मैंने कहा बाबा ये किसका चिट्ठी है, उसे खोल के देखो। मैंने चिट्ठी खोला तो उसपे एड्रेस देखो, एड्रेस उर्दू में लिखा हुआ। मैंने कहा मुझे उर्दू आता नहीं। अरे बहादुर खान के बच्चे को बताओ क्या लिखा है। उनका बहादुर खान बॉडीगार्ड। बहादुर खान ने बोला चिट्ठी पे एड्रेस लिखा था, सुन के हंसोगे आप सब लोग। जेल के पीछे एड्रेस लिखा हुआ है चिट्ठी पे, जेल के पीछे बत्ती के नीचे करीम लाला मुंबई, बस। और वो चिट्ठी करीम लाला को मिल गई। बत्ती के नीचे जेल के पीछे करीम लाला मुंबई, और अंदर उर्दू में लिखा हुआ करीम लाला वो खत जो लिखना था मैंने वो नहीं सुना। ये करीम लाला का नाम था उस जमाने में। कि 3 लाइन चिट्ठी पे लिखी और चिट्ठी अदा किया, करीम लाला को डिलीवर करके किया, जो उसने एल्बम में संभाल के रखी। तो ये मेरी मुलाकात करीम लाला से नहीं, आदमी बहुत बढ़िया है। ये इसमें कोई डॉन वाली बात ही नहीं है। मेरी हलीम, मुझे उसने चाय 2-3 बार पिलाई, खुद भी पी, बड़े प्यार से रिस्पेक्ट से बात किया, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, वो बहादुर खान को बोला नोट करके रखो, और मेरा नाम लिख के रखा। मेरे घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, बहुत शुरू से रखा। मेरा घर का नंबर ले लिया, ऑफिस का नंबर ले लिया, और मैंने उनको पूछा कि आप इतने बड़े, कभी डॉन कहने की आदत नहीं थी किसी, इतना बड़ा आपका नाम है, इतने काम करते हैं, लेकिन आप ऐसे आराम से बैठे हो, आपका कोई बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी कुछ, जैसे वर्धा राजनी के चारों तरफ लोग घेरे रहते थे, पर्सनल बॉडीगार्ड कोई नहीं, लेकिन अकेला भी नहीं रहता था। बोलते मैं किसी को बुरा करता ही नहीं हूँ, मेरा बुरा कौन करेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतने बढ़िया सल्तनत चला रहे हो। उस टाइम मैं कुछ नहीं चलाता, मेरी कोई जायदाद नहीं। आप हैरान हो गए, तब तक करीम लाला का अपने नाम पे घर भी नहीं था, कोई दुकान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उनके जो बच्चे लोग बेचारे यतीम बाहर से आते हैं, जिनका घर काट नहीं होता, उनके लिए मैंने कुछ दारू के अड्डे, जुए के अड्डे वो लोग चलाते हैं। ये सब लोग काम पे लगे रहते हैं, मैं इनसे कोई हिस्सा विस्सा नहीं लेता हूँ, मेरा खाली नाम चलता है कि वो खाली घूमते हैं, को क्राइम करें, कुछ करेंगे, यहाँ इनको रोटी पानी मिल जाता है। और वाकई उसके बहुत सारे उस इलाके में जहाँ वर्कर क्लास थी, वहाँ जुए के अड्डे और दारू के अड्डे। बोलते अगर मैं दारू नहीं पिलाऊंगा, लोग पिलाएंगे, वो नकली दारू बेचेंगे, जो बेचारे मर जाएंगे, मेरे यहाँ कोई नकली चीज ना आती है ना को मरेगा। तो इनके लिए ये पहले की बात। ये काफी बातें हुई और मेरा वो इंटरव्यू खत्म हो गया। तो पठान से मेरी ये पहली मुलाकात थी, जिसमें कोई हमने क्राइम की बात नहीं की, लेकिन इतना पता चल गया कि, और बोला पूरा काम पुलिस के साथ मिलकर करते, पुलिस वालों को कहा तो कौन रहता है कि माधव भाई एक और लड़का था, माधव भाई जुए के अड्डे और पुलिस का काम देखता था। एक बाबला भाई था, वो दारू का काम देखता, वो छोटे से करता था, वो भी गुजराती।
वो दारू कहते देता था। और करीम लाला का डायरेक्ट कोई कंट्रोल इन दोनों धंधों पे नहीं था। दारू का पूरा बिजनेस करीम लाला का साला दूसरी छोटी बीवी का छोटा भाई ईदू लाला वो संभालता था, और जुए के अड्डों का पूरा काम माधव भाई ठक्कर संभालता था। डायरेक्ट करीम लाला को ये भी नहीं पता था कि वो अड्डे कहाँ कहाँ पे है और कहाँ से कितना पैसा पुलिस को जाता है, कुछ नहीं पता। करीम लाला ने कभी प्रॉपर्टी का काम नहीं किया, किसी से हफ्ता नहीं लिया, किसी का मर्डर नहीं करवाया, किसी की सुपारी नहीं ली, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, और फिर भी डॉन। मैं बहुत हैरान हुआ इस बात से कि आदमी किसी को डराने के लिए कुछ भी नहीं करता और फिर भी इसका इतना बड़ा नाम और दुनिया उसके नाम से डरती। इसके पीछे जाना पड़ेगा। मे बी इज हाइडिंग समथिंग, ये बताना नहीं चाहता, तो रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरी आदत थी, मैं हर चीज के तह तक जाने की कोशिश करता था। मैंने कहा ये तो बताएगा नहीं, ये ओल्ड मैन बहुत अंधा हुआ मजा हुआ इंसान। मैंने कहा इसके करीबी कौन है? बहादुर खान को नहीं पता चल गया। बहादुर खान का छोटा भाई लेमेंटन रोड पे एक होटल में काम करता था, आर के होटल में मैनेजर था। मैंने उससे दोस्ती डाली, मालूम पड़ा कि वो जो होटल आर के होटल है किसी और का नहीं, करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान का। रहीम खान से आर के। मैं तो बहादुर खान के चक्कर में उसके भाई मजीद से मिला। मजीद से पता चला कि होटल करीम लाला के छोटे भाई का है, रहीम खान का। पता चला रहीम खान के 2 होटल और भी है, लेकिन वो किसी होटल पे बैठता नहीं। लेकिन रहीम खान का करीम लाला के किसी धंधे से कोई लेना देना नहीं, ना दारू से, ना जुए से, ना कुछ। उसके बाद गैस की एजेंसी थी, जो गैस सिलेंडर हम यूज करते, जनता गैस एजेंसी उसका नाम था, वो चलाता था। और 2 होटल थे, आर के होटल, न्यू आर के होटल। जो आर के होटल था उसने अपने बड़े बेटे रहमान को संभाला हुआ था, और जो दूसरा न्यू आर के था वो छोटे रहमान के छोटे भाई सराहुरी को संभाला हुआ था। इन बीच में दोनों भाइयों को बीच में तीसरा भाई था जिसका नाम था समद खान। वो नाम आपने सुना होगा, पूरी दुनिया ने सुना। असल में समद खान जो था वो पहला उस किस्म का डॉन था जिस किस्म के डॉन दाऊद इब्राहिम और के दूसरे लोग आलमदेव, अमीर, सरदार, गबली और अमर नायक जिस किस्म के बने छोटा। इनका सबका अगर कोई उस जमाने में सीनियर था तो वो समद खान, पठान गैंग का सरगना, असल में सरगना। करीम लाला का तो नाम चलता, ये सब बातें बाद में मालूम पड़ी। तो मेरी दोस्ती हो जाती है न्यू आर के होटल में जाते जाते रहमान खान से। रहमान खान एमए पास आदमी, इंग्लैंड लिटरेचर में एमए की हुई, और उसकी पत्नी बीवी सोफिया भाभी, उसको कहते थे हम सफिया भाभी। वो हिंदी फिल्मों का एक एक्टर था, उसकी डेथ हो गई अभी। फिल्म से शूट से आया था, मुस्लिम चैप, क्या नाम ज्यादा मैं बताऊं। उसकी बहन थी, सगी बहन, बहुत मशहूर एक्टर था अपने फिल्म नगरी। उसके साथ शादी हुई, तो बड़ा हैंडसम 6 फुट लंबा ऊंचा पठान करीम लाला जैसा। उसकी वजह से समद खान के किस्से मालूम पड़ने लगे। हालांकि समद खान को घर से निकाला हुआ था, उनको समद खान की हरकतें पसंद नहीं थी। समद खान करीम लाला के करीब था। करीम लाला के अपना कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी उनकी। तो उन्होंने समद खान को एक तरफ से गोद लिया हुआ था कि तो एक एक करके करीम लाला के नाम से समद खान काम करने लगा। जो काम कभी पठानों ने 1940 से बॉम्बे में नहीं किया था, वो 1975-76 से समद खान ने करना शुरू कर दिया। लोगों से पैसे मांगने, पैसा लेके कत्ल करना। और करीम लाला बहुत नाराज था इस बात से कि ये
प्रधानों के का काम नहीं, लेकिन ओल्ड एज हो रही थी और समझ ऐसा था, हाई एंड के सुनता नहीं था किसी की, घर वालों को नहीं सुनता था, ताऊ की क्या सुनेगा। और अल्टीमेटली करीम लाला को अखबारों में इश्तिहार देना पड़ा है कि मेरा समद खान से कोई लेना देना नहीं, ये इश्तिहार देना पड़ा। सर जानना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम मिथ है, क्योंकि आप दाऊद से मिले हैं, आपने दाऊद इब्राहिम को देखा और समझा है। दाऊद इब्राहिम कैसी शख्सियत है सर? देखिए, दाऊद इब्राहिम ने, मैं कहता हूं हमेशा, वो सुमेल है 3 लोगों का, मिश्रण है, उसके ऊपर 3 लोगों का असर है जिनसे उसने बहुत सीखा। सबसे पहले आता करीम लाला, जो उसके बाप का दोस्त भी था। मतलब वो अपना एक अलग किस्सा है कि उसके बाप जो उनका घर है, दाऊद का घर बागमोड़िया स्ट्रीट में, वो वासु दादा का घर था। उसकी चाबी करीम लाला ने लेके दी थी कि इब्राहिम कास्कर की फैमिली बड़ी है, उनको थोड़ा बड़ा घर चाहिए, उनको अपना वो घर दे दिया। उसने फ्री में घर दे दिया था करीम लाला के कहने। तो पहला असर तो दाऊद के ऊपर करीम लाला का था, जिसको बचपन से जानता था। वो ये था पब्लिक रिलेशन, हलीमी, बड़े छोटे की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ये उसने करीम लाला से सीखा। दूसरा अवसर था हकीम अस्तान को, जो प्योर बिजनेसमैन था। जैसे मैंने कहा, करीम लाला को बिजनेसमैन नहीं था, उसका अपना घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं, बाद में बनाया। हकीम अस्तान वाला रियल बिजनेसमैन, वो सोने की स्मगलिंग करनी, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, फिल्मों में पैसा लगाना, मटके में, जुए में, जहां इन्वेस्टमेंट उसको लगता था, रिटर्न रखिए कि वहां लगाता था। और उसके साथ साथ करीम लाला के वो सब गुण, पब्लिक रिलेशन, नेटवर्किंग, पॉलिटिकल नेटवर्किंग, वीआईपी, सेलिब्रिटी के रिश्ते, वो हाजी मस्तान ने भी करीम लाला से सीखे थे। साथ में बिजनेस एक्यूमेंट, वो बिजनेस वाली बात दाऊद ने हाजी मस्तान से सीखी। और तीसरा जो दाऊद का एस्पेक्ट है, रूथलेसनेस, दहशत क्रिएट करना, वो उसने वर्दा भाई से सीखी। वर्दा भाई मतलब रूथलेस मैन। तो इन 3 डॉन जो समय के थे, उनका जो एक मिश्रण था, पोषण, वो दाऊद ने अख्तियार किया और उसी के वजह से वो इन तीनों से कहीं आगे निकल गया। सर आपकी जब दाऊद से पहली मुलाकात, फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, वो कैसी थी, कैसे हुई थी? वो तो लंबी कहानी है, नेक्स्ट एपिसोड में कभी सुनाएंगे। तो वही में वो भी दाऊद मुझे मिलना चाहता था, मैं उसको नहीं मिलना चाहता। अच्छा, वो पूरी मीटिंग दाऊद ने अरेंज की थी। वो मेरे एपिसोड है 3-4, उसमें काफी डिटेल दी हुई है मैंने उसमें। सर आपको कभी ऐसा, कभी डर या धमकी, या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अंडरवर्ल्ड के इतने करीब हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए? क्योंकि अक्सर अंडरवर्ल्ड में भी एक अलग ही वॉर चलती रहती है। कभी डर नहीं लगा आपको? देखिए, जब वर्दा राजन से इतनी एडवांस सर्कमस्टांसेस में मेरी मुलाकात हुई थी, जहां मेरा कुछ भी हो सकता था, उसके पहले मेरे ऊपर हमला भी हो चुका था, लेकिन जब मैं वर्दा को मिल लिया और मैंने उसको ऐसी ऐसी बातें बोलती थी जो अगर मैं किसी आम आदमी को बोलता तो मुझे से थप्पड़ मार देता, और लेकिन वर्दा ने कुछ नहीं किया। मैंने वर्दा को चैलेंज भी कर दिया था उस इंटरव्यू में, पूरी छपी हुई है, प्रिंट में भी है और नेट पे भी है। मैंने कहा, अगर ये सब होने के बाद भी वर्दा ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं डरता क्यों? और दूसरा मुझे ये था कि जिंदगी जितनी है वो आपको जीनी, और जब खत्म होनी है वहां कोई बहाना नहीं चलता या एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो जब मरना है तो मरना ही है, तो फिर जिसके हाथ से मरना उसके हाथ से मरना है। और जब करीब लाला मैं देख चुका था, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर दूसरे, वर्दा राजन को मिल लिया, उसके बाद कई बार मुलाकात हुई, और इनके जो करीबी थे, करीब लाला के भाई को मिल लिया, उसके भतीजों को मिल लिया, तो मुझे लगा ये हमारे जैसे हैं यार, में खास बात क्या है? तो डरता है का
और मैंने ना डरने का कारण आखिरी बता देता हूँ आपको, मैंने कभी किसी से फेवर नहीं किया, कभी किसी को काम नहीं बोला, कभी किसी से काम करवाया नहीं, किसी से पैसा लिया नहीं, किसी को पैसा दिया नहीं, किसी से घर नहीं लिया, किसी से गाड़ी नहीं ली। ये असूल थे, तो डरने की बात ही नहीं। और जो बात मैंने बताई थी, मेरा मेरा फोन नंबर लिया और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, जब तक करीम लाला जिंदा रहे साल में 3 बार मुझे उनका फोन आता था। मेरे बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन मुबारक बलजीत भाई बोलते थे, मैं उनके बच्चों जाता था, एक दिवाली पे और एक नए साल में। आगे पीछे हमारी मुलाकात हो ना हो, साल में 3 बार सामने से बड़े बाबा करीम लाला का फोन आता था। ये रिश्ते बिल्कुल सर। अगली मुलाकात में कुछ इसी किस्म की और कितनी कहानियां सुनाएंगे आप? बिल्कुल सर। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं और सभी दर्शक वाकई में हम सब इतने लकी हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास किस्से कहानियां होती हैं अक्सर अंडरवर्ल्ड को लेके, बट हम सब इतने लकी हैं कि आप जैसी शख्सियत हमारे पास है, जो व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल चुके हैं और हम लोग को इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही सेहतमंद बने रहें, ये हम सबकी दुआ है आपके साथ। थैंक यू सर। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी चैनल दलीप कुमार फॉर यू देखने वालों की तरफ से मैं ईशान का एक बार और धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।